हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम अंग्रेजी विषय के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिसे कंपटीशन लेवल पे भी पूछा जाता है, जिसे क्लास लेवल पे भी पूछा जाता है, जिसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसकी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। उस चीज़ को, उस टॉपिक को आज हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो उस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, उस टॉपिक का अगर नाम की बात करूँ तो वो टॉपिक पैसिव कंस्ट्रक्शन। उस टॉपिक का नाम है पैसिव कंस्ट्रक्शन। अब पैसिव कंस्ट्रक्शन क्या है? जब भी हम बात करते हैं वॉइस की, जब भी हम किसकी बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, या जैसे मैं अभी स्पीकिंग का काम कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तो ये जो मेरे बोलने का जो ढंग है, ये जो मेरे बोलने की जो वोकल, जो मेरी वॉइस है, वो वोकल वॉइस जो है उसे दो भागों में बांटा जाता है। हम बात करें कि पैसिव वॉइस क्या है, कि पैसिव क्या है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के दो तरीके होते हैं, और उस तरीके को, बोलने के तरीके को कहा जाता है वॉइस, और उसके दो भाग हो जाते हैं। एक हो गया एक्टिव वॉइस, एक तो बोलने का तरीका कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है जिसे हम सब जानते हैं पैसिव वॉइस। यानी हमारा टॉपिक हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया। पैसिव कंस्ट्रक्शन कह लो, एक्टिव एंड पैसिव कह लो। तो बोलने का जो प्रकार होता है, बोलने का जो ढंग होता है, बोलने का जो तरीका है, वो कितने प्रकार का है? दो तरीके। यानी आदमी कितनी तरीके से बात करता है? दो तरीके से। कैसे? एक तो एक्टिव वॉइस में बात करता है, और दूसरा किस में बात करता है? पैसिव वॉइस में बात करता है। अब सवाल कि सर ये पैसिव वॉइस क्या है, किसे पैसिव वॉइस कहते हैं, और क्या पैसिव वॉइस जरूरी है? तो हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पैसिव क्या है। तो चलिए जानते हैं पैसिव क्या है। अभी हमने बात की कि भाई बोलने का जो प्रकार है वो कितने हो गए? दो प्रकार हो गए, एक्टिव एंड पैसिव। तो सवाल हमारा था कि सर ये पैसिव वॉइस क्या है, किस तरीके से पैसिव बनता है, या कहीं कि पैसिव की परिभाषा क्या है, इसे जानेंगे कैसे कि ये पैसिव है। तो पैसिव जो होता है, उस पैसिव में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले हम एक्टिव की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम पैसिव की बात करेंगे। तो पहले एक्टिव की बात करते हैं। एक्टिव की अगर मैं बात करूं, जो एक्टिव वॉइस होता है, क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हमेशा सबसे पहले जिस चीज पर दबाव दिया जाता है, जिस चीज पर बल दिया जाता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपकी वर्ब होती है, और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है। पैसिव वॉइस क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, इसका बिल्कुल उल्टा। यानी ऑब्जेक्ट इसका मूल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है? पैसिव में ऑब्जेक्ट होती है। प्लस पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है? थर्ड फॉर्म काम आती है। प्लस और यहां पे किसका इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट का। यानी सब्जेक्ट यहां चला जाता है। करेक्ट, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। यहां सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है, यहां किससे स्टार्टिंग हो रही है? ऑब्जेक्ट से। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहां कोई सी भी हेल्प मेन वर्ब हो सकती है, यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। यहां ऑब्जेक्ट होता है, यहां लास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एकदम उल्टा। अब अगर मैं इनकी बात करूं, अगर इनसे कहूं कि भाई एक्टिव वॉइस क्या है, तो एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? कृतवाच्य। और पैसिव को कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, समझने के लिए मैंने ये लिखा है कि भाई कृतवाच्य और कर्मवाच्य। सवाल के सर कृतवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है? कृतवाच्य का मतलब होता है कि जब किसी वाक्य की शुरुआत या वाचन, किसी वाक्य का वाचन या किसी वाक्य की शुरुआत किससे हो? सब्जेक्ट से। किससे हो? सब्जेक्ट से। तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। और जिसमें सब्जेक्ट तो साइलेंट हो जाए, लेकिन दबाव किस पर दिया जाए? ऑब्जेक्ट पर। दबाव किस पर दिया जाए? ऑब्जेक्ट पर। वो कौन सा होता है? पैसिव होता है। ठीक है, सब एक्टिव में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट। पैसिव में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव में आपको सब्जेक्ट मिलेगा भले ही चाहे ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा भले ही चाहे सब्जेक्ट नहीं हो।
बात समझ में आ गई? यानी जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है वो एक्टिव, जिसकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वो कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां कर्ता क्रिया को करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। मैं खाना बनाता हूं तो मैं खाना बनाने में सक्षम हूं, मैं बना रहा हूं, तो स्पष्ट है कि सब्जेक्ट इसमें मौजूद है। और मैं इसमें यहां पैसिव में जो यहां दिया गया जो सब्जेक्ट होता है, दिया गया जो वर्ड होता है, वो दी गई वर्ब को करने में कैसा होता है? अक्षम होता है। कैसा होता है? अक्षम। उसमें क्षमता नहीं होती, वो असमर्थ होता है, अनेबल होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। एक्टिव कर्ता काम को कर सकता है, लेकिन पैसिव में जो दिया गया सब्जेक्ट, जो स्टार्टिंग में जो शब्द दिया जाएगा, वो दी गई क्रिया को करने में समर्थ नहीं होगा, तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस किसका है? पैसिव का है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमको सिर्फ इतना समझना है कि भाई वॉइस को दो भागों में बांट दिया, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन होता है, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन होता है, और एक होता है कि आपको ब्लैंक दे दिया जाता है, उस ब्लैंक को भरवाया जाता है। और एक जो कंपटीशन लेवल का होता है, उसमें क्या किया जाता है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सही वाले ऑप्शन को आपसे चूज करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है। तो ये कई तरीके से इसको पूछा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन कैसे होता है। चलिए बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। तो अब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव, कि भाई एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। तो एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है, जो हमें याद होनी चाहिए, वो है टेंस। हमें टेंस की नॉलेज होना जरूरी है, हमें जानकारी चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आती है, प्लस कौन सी मेन वर्ब काम आती है। किस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आ रही है, प्लस उसके अंदर मेन वर्ब कौन सी काम आ रही है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमको नॉलेज होना जरूरी है। तो अब उन्हीं सब चीज़ों को हम छोटे तौर पर यानी कि संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम किस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, हकारात्मक या साधारण जो वाक्य है उसे किसमें बदल रहे हैं? पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम एक रूल तैयार करते हैं। रूल कैसे तैयार करेंगे? इस मेरे पास एक तो एक्टिव का रूल है और एक मैं लिख रहा हूं पैसिव। दो हो गए मेरे पास, भाई एक एक्टिव का हो गया और एक पैसिव का हो गया। एक्टिव का जो रूल होता है उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, फिर चाहे तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस। छोटा सा सूत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब पैसिव में क्या करना होता है? पैसिव में जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा आपको किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई एक्टिव किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। पैसिव किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और अब जब ये ऑब्जेक्ट वहां से यहाँ आ गया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसका रूप बदल जाता है। ये सब पहले ऑब्जेक्ट वहां था, अब किस रूप में आ जाएगा? सब्जेक्ट। मैंने O/S कर दिया, O/S। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हमें ऑब्जेक्ट को लाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को किसमें बदल देना है? सब्जेक्ट। अभी हम इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ रूल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें भी क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था एक ही चीज का अंतर ज्यादा होता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो पैसिव हम बनाते हैं, पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है? थर्ड फॉर्म। अभी बताया था आपको एक्टिव पैसिव समझाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। प्लस यहाँ आपको ETC यानी जो बचा हुआ सेंटेंस है उसे लगाना है, बचे हुए सेंटेंस को। अगर आप चाहो कि सर हम बचे हुए सेंटेंस को नहीं लगाना चाहते तो आप बचे हुए सेंटेंस को मत लगाइए और यहाँ आप लगाइए बाय।
लेकिन ध्यान रखिए यहाँ जो हम बाय लगा रहे हैं ये हर बार नहीं लगता। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, उनके साथ वही लगता है उन वर्ड के साथ। लेकिन ज़्यादातर में ज़्यादा जो वर्ड होते हैं उनके साथ बाय लगता है। तो हमने लगाया बाय प्लस, अब हमें यहाँ से सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट को ले तो आएंगे, लेकिन अब सब्जेक्ट भी अपना रूप बदल लेगा। सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में। यानी ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में हो गया, सब्जेक्ट किस में हो गया? ऑब्जेक्ट में। अब अगर आपके पास और भी कुछ बच जाता है तो उसे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए इस रूल को हमने कैसे तैयार किया? भाई हमने सबसे पहले किसको ले लिया? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह। भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। फिर हमने बाय लगाया, सब्जेक्ट जो था इधर उसे इधर ले आए, और फिर शेष वाक्य एक्सेट्रा जो होता है। ठीक है, ये हमारा रूल तैयार। अब सवाल कि सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलें? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलें? तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, वो है प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन में तीन भाग होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता, संबंध और कर्म, ये तीन उसके अंदर होते हैं। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बात करनी है। जैसे सब्जेक्ट होता है आई, सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, यानी आई इधर से उधर जाएगा। आई अगर सब्जेक्ट है और आई को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई किस में बदल जाएगा? फिर मी में। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट मी है और मुझे उसे सब्जेक्ट बनाना है तो मी किस में बदल जाएगा? आई में। बात समझ में आ गई? यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी तरीके से यू, अब यू का सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू। ठीक है, इसी तरीके से ही का सब्जेक्ट होता है ही, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है हिम। ऐसे ही सब्जेक्ट होता है सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। इसी तरीके से इट और इट दोनों साइड का होता है, जैसे यू होता है। ठीक इसी तरीके से होता है वी का हो जाता है अस। इस तरीके से दे, और दे का हो जाता है देन। अब सब्जेक्ट पूछे तो ये और ऑब्जेक्ट पूछे तो ये। अगर इनके सब्जेक्ट की बात करें तो इनमें बदल जाएगा, इनके ऑब्जेक्ट रूप की बात करें तो उनमें बदल जाएगा। एक और चीज होती है जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं और वास्तव में वो इंपॉर्टेंट है, वो है नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूँ नेम। तो नाउन कभी नहीं बदलती। नाउन का नाउन यानी नाम का नाम ही रहेगा। अगर मैं इधर यहाँ इस जगह पे मैंगो लिखूंगा तो इस तरफ भी वो मैंगो ही होगा। इस तरफ जाने पे एप्पल थोड़ी हो जाएगा, या उधर मैंगो है इधर आने पे एप्पल हो जाए, या उधर एप्पल है इधर आने पे मैंगो हो जाए। नाउन थोड़ी बदलता है। इधर चाय है उधर कॉफी थोड़ी हो जाएगा, वो जाएगा तो। ठीक है, तो ये नाउन जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। इधर राम तो उधर श्याम नहीं होगा, उधर राम ही रहेगा जाने पर, और श्याम को उधर से सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो श्याम ही रहेगा, राम नहीं होगा। नाउन कभी नहीं बदलता। तो पहली बात हमको समझ लेनी है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमें इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है। क्लियर है बात? आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई का सब्जेक्ट आई होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, वी का अस, और नाम का नाम। ये आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है इन चीजों को। क्लियर है बात? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिए कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब का रोल भी अहम होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब ये भी हमको याद करनी है। हमको हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करनी है? तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। एक तरफ मैं एक्टिव वॉइस बना लेता हूँ और एक तरफ बना लेते हैं पैसिव वॉइस। एक तरफ क्या बना लेते हैं? पैसिव वॉइस। तो हमको किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमें एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब दे दी जाए डू या डस प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाए, एस या ईएस। डू डज दे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस दे दे। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आप मुझे बताइए डू डज जो है वो कहां काम आता है भाई? डू डज तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में काम आता है कि नहीं आता? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में काम आता ना। तो ध्यान रखना ये है कि जिस टेंस में एक्टिव होता है, पैसिव बनाते समय अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। दिमाग में बिठाइए, जिस टेंस में सेंटेंस है, एक्टिव का वाक्य जिस टेंस में है, जैसे एक्टिव का वाक्य इस समय किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद कौन सा आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब अब किसकी लगेगी यहाँ पर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अगर यहाँ परफेक्ट होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती। ठीक है, लेकिन इस तरीके से न समझ के आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डू डज हो या फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेमार में बदल जाता है। डू डज या फर्स्ट फॉर्म हो तो किसमें क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? इजेमार। डू डज हट जाएगा, क्या लग जाएगा? इजेमार लग जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऑलरेडी इजेमार दे दिया जाए, पहले से क्या दे दिया जाए सेंटेंस में? इजेमार। पहले से क्या दे दिया जाए? इजेमार। ठीक है, और इजेमार अगर नहीं देता है तो क्या दे दिया जाए? वॉज या वर। वॉज वर कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। इजेमार कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इजेमार या वाज वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी जाए? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म तो जानते हो ना, आईएनजी वाली। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं बदलना, आपको इजेमार ही लगाना है। इजेमार देता है तो इजेमार में से ही लगेगा। अगर उसने वॉज वर दिया है तो वॉज वर में से ही लगेगा, बदलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन इन दोनों के साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, बीईआईएनजी, आईएनजी वाला, आईएनजी से याद रखना, प्लस वर्ब की फिर वही कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दे देता है हैज या हैड, और हैज नहीं देता तो आपको हेल्पिंग वर्ब दे दे हैड। हैज है प्रेजेंट की, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड पास्ट परफेक्ट की, तो आपको इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म देगा? वो थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाते समय आपको इन्हें बदलना नहीं है, आपको हैज हैव का हैज हैव रखना है। अगर उसने हैज हैव दिया है तो उसी में से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर उसने हैड दिया है तो हैड ही लगेगा। लेकिन इनके साथ भी एक वर्ड जुड़ जाएगा, बी डबल ई एन बी, और फिर वर्ब की वही कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इजेमार, और इजेमार या वाजवर हो तो साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग जुड़ जाएगा। और अगर हैव या हैड हो तो साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। क्लियर सी बात है, तीन बातें हो गई, तीन बातें। फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इजेमार, और इजेमार ही हो तो सर बीइंग लग जाएगा, और वाजवर हो तो उसके साथ भी बीइंग लग जाएगा। हैज या हैड हो तो उसके साथ बीइंग, बी डबल ई एन। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दे? सेकंड फॉर्म। या तो दे दे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म न दे तो क्या दे दे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बताइए कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट। किसकी होती है? पास्ट इंडेफिनिट। और ये किसकी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज प्रेजेंट की, और डिड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब अगर ये दे दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है आपको? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर? अच्छा, अब ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस की भी बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर हेल्पिंग वर्ब देता है शैल या विल, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दे? फर्स्ट फॉर्म। दिए गए वाक्य में अगर शैल या विल में से कोई हो और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय
सेल को तो अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन साथ में आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक और है, अगर मान लीजिए सेल या विल दिया गया हो लेकिन साथ में हैव हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेल तो आएगा ही आएगा, विल आएगा प्लस हैव भी अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन साथ में लग जाएगा बी डबल ई एन और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर बात है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का आपको पैसिव नहीं बनाना, वो पैसिव में नहीं बदलता है। ठीक है, इसके अलावा परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है वो किसी भी टेंस का हो नहीं बनता है उसका पैसिव। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस का दे दे कि सर परफेक्ट कंटीन्यूअस में दे दिया, तो उसको कैसे बदले, तो ध्यान रखना उसको बदलना नहीं, वो जैसा है उसको वैसे की वैसे लिखो। हालांकि देगा नहीं लेकिन दे देता है तो उसको बदलो मत, जैसा है वैसे की वैसे, सिर्फ कर्ता और कर्म के स्थान बदल दो, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलने का, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा मेन वर्ब जो सब में कॉमन है, सबके साथ ही लगेगी, बाय आपको लगाना ही लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, बाकी ईटीसी बचा हुआ वाक्य उठा के रख देना। अब आप देखिए आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी, सिर्फ आपको दो चीज़ें याद करनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना और हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अगर एक्टिव में डूडल्स हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इजमार। अगर इजमार या वाजवर हो तो साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीइंग। और अगर हैजर या हेड हो तो साथ में क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। अगर सेल या बिल हो तो साथ में क्या जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है। अगर डिड हो तो वाजवर लगता है, और अक्सर डिड की जगह अगर सेकंड फॉर्म हो तो भी वाजवर लगता है। डूडल हो तो इजमार लगता है, डिड हो तो वाजवर, फर्स्ट फॉर्म हो तो भी इजमार, सेकंड फॉर्म हो तो वाजवर। क्लियर बात है, ठीक है। सेल बिल या हैव हो तो हैव है इसलिए बीन जुड़ रहा है, क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा। क्लियर बात हुई। तो इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ रूल लिखा हुआ है, हम रूल की सहायता से, इस नियम की सहायता से एक्टिव को पैसिव में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे जो हमें एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करने हैं। यानी हम एक्टिव वाक्य को किस में ट्रांसलेट करेंगे, किस में बदलेंगे, पैसिव में बदलेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है जो हमने पैसिव के लिए बनाया, मैंने एक्टिव का रूल नहीं लिखा। अब हमें केवल किसका याद रखना है, पैसिव का। क्लियर बात। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले क्या है भाई, हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब सवाल कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद मिलता है। ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बाद होता है, एमवी के। एमवी के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत थी, ऑब्जेक्ट की। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, अभी बताया था मैंने, मेन वर्ब के बाद। इसमें वर्ब क्या है, अगर आप ढूंढ सकते तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना आता है तो आप ढूंढिए, लेकिन अगर नहीं आता तो हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये आपकी वर्ब है, मेक बनाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें यही पहले चाहिए, ठीक है। इसको हम पहले ले लेते हैं। जब हम इसे पहले लेंगे तो इसे हमें किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में। अब आप देखिए टी उधर है, इधर आएगा तो कॉफी में बदलेगा। टी कॉफी में बदलेगा क्या, नहीं बदलता ना। किस में बदलेगा फिर, ये नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा नहीं बदलती। आप देखिए संज्ञा दोनों तरफ कैसी रहती है, संज्ञा रहती है। इधर आएगा तो भी टी रहेगा, लेकिन टी का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा टी। क्लियर। ऑब्जेक्ट को हमने किस में बदल दिया, सब्जेक्ट में। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो दिए गए सेंटेंस से हमें पता लगेगा हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इजमार, वाजवर, है, जब है, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है कोई सी नहीं है।
फिर या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, और क्योंकि इसके एस लग रहा है तो कौन सी फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। अब याद करो, अगर मान लीजिए सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? कौन सी आती है? एजेमार आती है ना, एजेमार। और टी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो टी सिंगुलर नंबर, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका मेजरमेंट लिया जाता है, जिसे मापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, वो एक वचन सिंगुलर नंबर में। तो टी एक वचन है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब हमें किसकी जरूरत है? अब हमें किसकी जरूरत है? अब हमें जरूरत है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सी है? फर्स्ट। इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड होती है। अच्छा, अब वो कह रहा है सर बाय लगाइए, तो हम यहाँ लगा देते हैं बाय। लगा दिया बाय। बाय लगाने के बाद वो कह रहा है कि सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट लाओ आपके वाक्य में से। तो हमारे वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा था? ये, क्योंकि एक्टिव में स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट होता है। ये क्या है? राम। इधर से उधर जाएगा श्याम, घनश्याम, राम नाम होगा कुछ इसका? नहीं होगा ना, राम का राम रहेगा। तो राम को मैं राम ही लिख देता हूँ। अगर नाम आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी पर, तो नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, वो कैपिटल ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ राम को राम लिख दिया। और इसमें कुछ है ही नहीं, जो ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचा होता है तो उसे एक्सेट्रा मानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं बचा तो मैं सेंटेंस ही खत्म कर देता हूँ। ये देखिए, एक्टिव का राम मेड टी, लेकिन पैसिव का देखिए टी इज मेड बाय राम। टी इज मेड बाय राम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉग इज ईटिंग फूड टुडे। द डॉग इज ईटिंग फूड टुडे। कुत्ता खा रहा है, जो भी है। ठीक है, द डॉग इज ईटिंग फूड टुडे। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना। तो इसमें वर्ब ढूंढनी है, तो वर्ब ढूंढ लो। इसमें वर्ब क्या है? खाना है। क्या कर रहा है? खा रहा है। ठीक है, और ये इसके बाद फूड है, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद का वर्ड ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब इसे इधर ले आइए। फूड उधर है, इधर आएगा तो फूड ही रहेगा। यहाँ पे वाटर फूड हो जाएगा, फूड का फूड रहेगा। फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया। इतना ही करना है। अब क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? सर इसमें तो इजेमार दिया हुआ है, जहाँ इजेमार दिया गया हो, वाजवर दिया हुआ हो, तो हेल्पिंग वर्ब में साथ में क्या जुड़ जाता है? BEING। क्लियर है? यानी इजेमार तो लगेगा, लेकिन साथ में एक वर्ड और जुड़ जाएगा, बीइंग। तो फूड एक वचन बहुवचन, फूड को गिन नहीं सकते, तो एक वचन में क्या लगा दूं? इजेमार में से। साथ में क्या जोड़ना था मुझे? बीइंग। साथ में क्या जोड़ना था? बीइंग जोड़ना था। जोड़ना था ना, इजेमार या बाजवर पहले से हो तो पैसिव में बीइंग जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी ना हमने। अच्छा, बीइंग हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर। अब कह रहा है मेन वर्ब थर्ड फॉर्मूला, ये तो चौथी है, ING हटाओ इसके से और इसको थर्ड फॉर्म बनाओ। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ठीक है, अब क्या लगेगा? बाय लगेगा। मैंने बाय लगाया। अब वो कह रहा है भाई अपना सब्जेक्ट लाओ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन खा रहा है? कुत्ता खा रहा है ना, द डॉग। डॉग। अब वो कह रहा है ETC अगर कुछ बचा है ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑब्जेक्ट ये ना, इसके बाद तो टुडे बचा है, तो मैं इस टुडे को यहाँ लगा दो। ये सेंटेंस खत्म। फूड इज बीइंग ईटन बाय द डॉग टुडे। ठीक है, आप चाहो तो ETC को पहले लगा सकते हो, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि फूड इज बीइंग ईटन टुडे बाय द डॉग। अगर आपने एक्सेट्रा पहले लगा दिया, ETC को आप पहले ले आए, तो ऐसे बनेगा। ETC अगर लास्ट में है तो इस तरीके से बनेगा। कोई अंतर नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस नंबर तीसरा। तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, आई शैल यूज द मोबाइल टुमारो। आई शैल यूज द मोबाइल टुमारो। तो इसमें वर्ब कौन सी है? तो वर्ब कौन सी है इसके अंदर? आप ढूंढिए और बताइए। तो मैंने इसमें देखा, इसमें तो यूज है, उपयोग करना वर्ब हो गई। इसके बाद क्या है? द। तो आर्टिकल होता है। आर्टिकल अकेला नहीं होता, आर्टिकल के तुरंत बाद क्या होती है? नाउन, संज्ञा, तो वो साथ में चलता है। द मोबाइल, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उधर द मोबाइल है, इधर आएगा तो मोबाइल ही रहेगा। ठीक है, तो इधर द मोबाइल, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को किसमें बदल दिया है? सब्जेक्ट। अब हमें किसकी जरूरत है? हेल्पिंग वर्ब की।
हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? सेल। सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, कोई सा भी हो। मॉडल अगर है तो उसके साथ में बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी। ध्यान रखना, ठीक है। तो सेल है। अब आई के साथ तो सेल होता है, लेकिन बाकी सबके साथ क्या होता है? विल। आई और वी के साथ आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेल। और आपको लगाना भी क्या है? सेल। लेकिन बाकी सबके साथ आप क्या लगाओगे? विल। क्लियर बात? आई के साथ सेल था, लेकिन यहाँ पर दो द मोबाइल है, तो सेल तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा फिर? सेल विल में से विल आएगा, और साथ में क्या जुड़ेगा? बी। क्योंकि सेल या विल के साथ क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। मॉडल के साथ क्या जोड़ना है? बी। जुड़ गया। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज की थर्ड फॉर्म, यूज्ड, ईडी लगा दो। ये पहले से मैंने डी लगा दिया, यूज हो गया। अब कह रहा है बाय लगाओ, तो मैं बाय लगा रहा हूँ, बाय लगा दिया मैंने। अब कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? आई। सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। आई किसमें बदल गया है? मी में। एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा है? टुमारो। मैंने यहाँ लिखा टुमारो। बाकी खत्म। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, दे कैन हेल्प माई ब्रदर। दे कैन हेल्प माई ब्रदर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी, सॉरी मेन वर्ब कौन सी है? यहाँ पे मेन वर्ब होगी हेल्प। हेल्प के बाद क्या है? माय ब्रदर। माय ब्रदर मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। माय ब्रदर को इधर ले आओ, तो ब्रदर है, मी बदलता है, माय नहीं बदलता। माय का माय ही रहेगा, माय, और ब्रदर का ब्रदर। ब्रदर सिस्टर थोड़ी हो जाएगा, ब्रदर बदलेगा क्या सिस्टर में? नहीं बदलता। क्या है? हेल्पिंग वर्ब कैन है। कैन एक मॉडल है, और मॉडल के साथ क्या लगेगा? बी। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी कैन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा? बाय। फिर आपका सब्जेक्ट इधर क्या है? दे। अब आप यहाँ थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दे। आपका यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दे। आपको मेरी बात पर ध्यान देना है, आपको नोट कर लेना है इस बात को, कि जब वाक्य में जब आपके दिए हुए सेंटेंस के अंदर दो कर्ता हो, कैसे करता हूं? दो कर्ता कौन कौन से? एक तो कर्ता होता है इनडेफिनेट, ठीक है, और दूसरा होता है अनइम्पोर्टेंट। दो कर्ता, पहला इंडेफिनेट, दूसरा अनइम्पोर्टेंट। इंडेफिनेट का मतलब हो गया अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित। अनइम्पोर्टेंट का मतलब हो गया अनमहत्वपूर्ण, जो जरूरी नहीं, अनावश्यक कह सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये दो कर्ता हैं तो आपको इन्हें बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है। यहाँ बाय और ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपका सब्जेक्ट अनमहत्वपूर्ण है तो आपको ये दो चीजें उसमें नहीं लगानी है, ये दो चीजें उसके अंदर नहीं लगेगी। अब जैसे मान लीजिए सवाल के साथ अनिश्चित कौन सा है, अनमहत्वपूर्ण कौन से है, ठीक है। तो अनिश्चित का मतलब होता है जो कैसा नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी यहाँ दिया गया एग्जाम्पल में से ले लो, जैसे उसने दे दिया दे। आप मुझे बताइए दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब क्या होता है? वे, ठीक है, वे खाना खाते हैं। अब वे में से कौन सा आदमी है जो खाना खाता है? वे निश्चित है क्या? नहीं है ना, एक के लिए तो है ही नहीं, बहुत सारे हैं। तो जब अनिश्चित, तो ये हो गया एक। देखिए वी का मतलब क्या होता है? हम। निश्चित है क्या? अनिश्चित नहीं है ना, निश्चित। समवन, एवरीवन, somebody, everybody, none, no one, anyone, anybody, nobody, people, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो मैंने जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं, क्या आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को निश्चित कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसे सब्जेक्ट्स हैं? इनडेफिनेट। ये डेफिनेट नहीं है, ये निश्चित नहीं है। दे, वी, समवन, कोई, कोई भी, एवरीवन,
कोई एक, प्रत्येक में से कोई एक, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच वन, ईच वन। जब कर्ता निश्चित नहीं हो तो हमें इसको नहीं लगाना है। दूसरा था अनइम्पोर्टेंट, कि सर अनइम्पोर्टेंट कैसे होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो लगाना जरूरी नहीं होता, जिन्हें लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर, पुलिस, क्रिकेटर, टीचर, फार्मर, शॉपकीपर। ठीक है, अब आप देखिए अनमहत्वपूर्ण कैसा हो गया भाई। इलाज करने का काम किसका होता है? ट्रीटमेंट का काम किसका होता है? डॉक्टर का होता है ना। तो अगर सेंटेंस हो कि द पेशेंट ट्रीटेड, ठीक है, अब डॉक्टर पेशेंट को देखता है। डॉक्टर ने किसे देखा? पेशेंट को देखा। अब डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, पुलिस वाला तो पेशेंट को देखेगा ही नहीं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई ये काम यही करता है, ये काम इसके लिए निश्चित है, तो उस कर्ता को लगाने की आवश्यकता नहीं है। चोर को गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस करेगी, डॉक्टर करेगा? पुलिस करेगी। क्रिकेटर शॉट, बाउंड्री, 6, 4 रन, ये किसके हिस्से के हैं? ये क्रिकेटर के हिस्से के हैं। टीचर क्या काम है? पढ़ाने का, तो टीचर हो गया। फार्मर, शॉपकीपर, ये सब क्या है? अनमहत्वपूर्ण, इनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऐसा काम है जो केवल वही आदमी कर सकता है जो उसके लिए निश्चित है, तो उसे लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे सब्जेक्ट कैसे होते हैं? अनइम्पोर्टेंट। बात समझ में आ गई? अनिश्चित सब्जेक्ट्स हो, इंडेफिनेट, जरूर नहीं ये हो, इनके अलावा भी कोई हो सकता है। आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये अनिश्चित है, अर्थात निश्चित नहीं, तय नहीं कर सकते कौन सी की बात कर रहा है। क्लियर बात है? अच्छा, तो उन्हें हमें यहाँ नहीं लगाना, यानी उस वाले वाक्य में ये नहीं लगेंगे दोनों, बाई भी नहीं लगेगा और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या था? दे। दे बहुत सारे होते हैं, दे का मतलब वे होता है, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो हम यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट को नहीं लगा सकते। इसका मतलब मुझे यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा? मुझे यहाँ से बाई को हटाना पड़ेगा। बाई नहीं है, सब्जेक्ट भी, ये भी वहाँ नहीं जा सकता। फिर ईटीसी कुछ बचा है क्या ऑब्जेक्ट के बाद? नहीं है, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। माई ब्रदर कैन बी हेल्प, यही सेंटेंस, यही सही है। अगर आपने इसे लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान रह जाएगी बात, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले ये ढूंढिए कि इसमें वर्ब क्या है। तो इसमें वर्ब क्या है? रिटन। रिटन के बाद क्या है? टॉपिक। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसे आप स्टार्टिंग में ले आइए। टॉपिक यहाँ आ गया, टॉपिक नहीं बदलना है, ऐसा कैसा रहेगा? सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देना। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज दिया हुआ है, हैज पहले से दिया हुआ है, वो साथ में क्या लगता है? बीइंग लगता है। और किसके साथ लगता है? बीइंग, हेड के साथ। तो यहाँ हैज, ये सिंगुलर नंबर था इसलिए हैज, ये भी सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ भी हैज आएगा, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। अब ये पैसिव में बदल गया है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है हैज साथ में, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रिटर्न का रिटर्न लिख दिया हमने, रिटर्न का रिटर्न हो गया। रिटर्न का हमने रिटर्न लिख दिया है। अच्छा, रिटर्न लिखने के बाद अब आप देखिए यहाँ वो कह रहा है कि बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओ। तो हमारा सब्जेक्ट देख लो, क्या अनइम्पोर्टेंट है या इंडेफिनेट है? तो ये अनइम्पोर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नहीं लगाइए। तो बाई प्लस सब्जेक्ट मत लगाओ, डायरेक्ट ईटीसी ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड। टॉपिक हैज बीन रिटन ऑन द बोर्ड। टॉपिक किस पर लिखा गया? बोर्ड पे। बोर्ड का यूज कौन करता है? टीचर। टीचर यूज कर रहा है, टॉपिक लिखने का काम कर रहा है। ये काम इसी का है, पढ़ाने का काम इसका है, इसलिए इसे लिखना जरूरी नहीं है। इसे लिखना जरूरी नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आप, गॉड विल हेल्प यू। इसमें हेल्प वर्ब क्या है? सॉरी, मेन वर्ब क्या है इसमें? हेल्प। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू। अब उसे इधर ले आओ, यू, उधर भी यू होता है, इधर आएगा तो भी यू रहेगा, तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, यू। यहाँ हेल्प वर्ब क्या है? विल। शैल विल हो तो शैल विल ही आता है, लेकिन साथ में बी जुड़ जाता है, यू के साथ विल ही आएगा,
आईवी के साथ आता है सेल, साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी। हो गया। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या लगा दूं, हेल्प, क्या लग जाएगी, हेल्प। अब क्या लगाऊं, आपको कह रहा है बाय प्लस सब्जेक्ट, तो गॉड जरूरी है, क्योंकि हेल्प जरूरी थोड़ी है, गॉड की बनाई की जाए, कोई और भी कर सकता है, तो बाय तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या लगेगा, बाय गॉड, बदलेगा नहीं उधर जाके, ठीक है। अब आपका ETC क्या है, शू, SOO है, शू, ठीक है। यू विल बी हेल्प बाय गॉड शू। चेक कर लीजिए एग्जाम्पल्स। इस तरीके से आपको पैसिव में ट्रांसलेट करने हैं एक्टिव के सेंटेंस। ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं, अफर्मेटिव। और केवल नियम और इतना समय हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में इसलिए लिया है क्योंकि इसे समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गए तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। हमें कॉन्सेप्ट समझना है पैसिव का। पैसिव के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, पैसिव के कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, ऑब्जेक्ट पहले आएगा और फिर क्या, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल्स को हल करके देखिए, बड़े आसान एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।